नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज यानी कि गुरुवार को गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक 2 फेज में गुजरात विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। कुल 182 सीटों के लिए पहले फेज 1 दिसंबर को 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 5 दिसंबर को दूसरे फेज में 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजे हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे, यानी कि 8 दिसंबर को। इस बार गुजरात में 4.6 लाख लोग वैसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जानकारी मिली है कि गुजरात में इस बार एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए बीजेपी कई बड़े चेहरों की कुर्बानी देने का प्लान बना रही है, ताकि प्रदेश में कमल का राज कायम रह सके। वहीं मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। धनतेरस के दिन बड़े तामझाम के साथ पीएम मोदी से जिन 4.5 लाख गरीबों को आवास दिलवाया गया, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत 4-5 साल पहले ही हो गई थी। तो जानेंगे मध्य प्रदेश में भूतों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाने की पूरी कहानी। वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के मद्देनजर लोगों को अपने पास त्रिशूल रखने को कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि बीजेपी कार्यकर्ता इस त्रिशूल के जरिए खुद को तृणमूल कांग्रेस से बचा सके। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। इधर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। एक्सीडेंट में घायल युवक अस्पताल के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है, लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं है। लापरवाही की इंतहा यह है कि घायल युवक का खून एक कुत्ता चाट रहा है। तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। हम निर्वाचन आयोग की तरफ से मोरबी की दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों एवं उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक एवं संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वुड बी फॉर द फर्स्ट फेज 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. गुजरात चुनाव के तारीखों की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जी जान से जुट गई है। जानकारी के मुताबिक गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए गुरुवार दोपहर से ही बैठक शुरू हो गई थी। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि दोपहर 11 बजे के करीब ही गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने माथापच्ची शुरू कर दी। पहले उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और बाद में उसी लिस्ट को केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस बार के चुनाव में बीजेपी के अंदर काफी उठापटक भी देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस बार गुजरात में सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी अपने कई बड़े पुराने चेहरों को कुर्बान करने जा रही है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम किया जा सके। मोरबी हादसे को लेकर वैसे भी बीजेपी की प्रदेश में काफी किरकिरी हुई है। अस्पतालों के अंदर मरीजों के लिए खराब इंतजाम और वीआईपी दौरे की वजह से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जैसे आरोप सोशल मीडिया पर बहुत आम है। लेकिन क्या यह मुद्दे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? गुजरात में पिछले 24 सालों से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में प्रदेश के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन बेहद मजबूत है। क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लिए उस संगठन को कमजोर कर अपने लिए राह निकालना आसान होगा?
हालांकि 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। तब 42% वोट प्रतिशत के साथ कांग्रेस 77 सीट निकालने में कामयाब रही। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी 50% वोट प्रतिशत के साथ 99 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें गई थीं। लेकिन इस बार मामला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। उसी तर्ज पर आप इस बार गुजरात में भी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। आप में गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस में भरत सोलंकी, अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल जैसे पुराने और वरिष्ठ चेहरों को सीएम पद के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वहीं फिलहाल भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इस बार वह बीजेपी के लिए सीएम चेहरा बनेंगे या फिर मोरबी पुल हादसा, कर्मचारियों की समस्या, महंगाई और पोर्ट पर पकड़े जाने वाले ड्रग्स जैसे मुद्दों की भेंट चढ़ जाएंगे, कहना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अब तक सीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी का टारगेट है कि इस बार वह 160 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। गुजरात चुनाव में इस बार पाटीदार आगेवान नरेश पटेल और सोमाभाई गांडाभाई को साइलेंट चेहरा बताया जा रहा है। नरेश पटेल कई बार कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान से बात नहीं बन पाई। ये गुजरात के 85 लाख लेउवा पटेल समाज के सर्वमान्य नेता बताए जा रहे हैं। वहीं सोमाभाई गांडाभाई को भी गेम चेंजर माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि इनका कोली समाज पर खासा प्रभाव है। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना घोटाले की। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के योजना लाभार्थी टूटे फूटे और कच्चे घरों में रह रहे हैं। कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी मौत 2016 में ही हो गई थी, लेकिन साल 2021-22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया। कागजों पर घर भी बने और पैसे भी निकाले गए। यह किसे मिला, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। सतना जिले की एक ग्राम पंचायत में जब योजना लाभार्थियों के घर का दौरा करने एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां की सच्चाई कुछ और ही सामने आई। जिन लोगों की योजना का लाभार्थी बताकर प्रचारित किया गया, असल में वे टूटे फूटे कच्चे घरों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। वहीं एक अन्य बताए गए लाभार्थी लालमणि चौधरी की मौत 2016 में ही हो गई थी। फिलहाल उनकी विधवा पत्नी और दिव्यांग बेटा कच्चे घर में रह रहे हैं और उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिला है। इतना ही नहीं, कागजी तौर पर इनके बैंक खातों में किस्तों में पैसा भी पहुंच गया, लेकिन असल में इन्हें कुछ मिला ही नहीं। ना ही इनके बैंक अकाउंट की पासबुक में ट्रांजैक्शन की कोई जानकारी है। स्वर्गीय लालमणि के बेटे ने चैनल से बात करते हुए कहा कि उनके बैंक खाते में कोई पैसा ही नहीं आया और ना ही कोई जानकारी मिली थी। कागज निकलवाया तो सारी बातें पता चली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी योजना के तहत 4,51,000 लाभार्थियों को धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों वर्चुअली सपनों के घरों में प्रवेश करवाया था। यानी टीवी चैनलों पर घंटों लाइव कर जिस सपनों के घरों को पीएम मोदी के हाथों बांटने का दावा किया गया, असल में वह भी सपना ही निकला। कार्रवाई के नाम पर प्रशासन ने प्रेस रिलीज कर बताया कि 75 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, जिसके आरोप में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सतना जिले की रही कवारा के जिस पूर्व सरपंच आदित्य प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, वह सतना जिले से बीजेपी के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह बघेल के भाई हैं। सोचिए, यह हालत तब है जब देश में भी बीजेपी की सरकार है और पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इधर पश्चिम बंगाल में बुधवार को जगधात्री पूजा कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता राजू बंदोपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं को त्रिशूल रखने की सलाह देते नजर आए। इतना ही नहीं, जब खुले मन से यह सब कहा जा रहा था
तो वहां मौजूद बंगाल के बीजेपी सांसद दिलीप घोष बयान पर ताली बजा रहे थे। बंदोपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं, पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बम और गोलियों का इस्तेमाल करेगी। हमारे पास अपने बचाव के लिए क्या है? खुद को बचाने के लिए हमारे पास त्रिशूल होना चाहिए, जो माँ ने हमें दिया है। हर माँ बहन को घर में त्रिशूल रखना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यही स्थिति है। जबकि मंच पर ताली बजाकर त्रिशूल रखने वाले बयान का समर्थन करने वाले बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि केंद्रीय बलों को तैनात किया ही जाएगा। पिछली बार भी हमने इसके लिए कहा था। हम जानते थे कि क्या स्थिति बनने जा रही है, लेकिन हमें चुनाव लड़ना होगा और बीजेपी इसके लिए तैयारी कर रही है। दरअसल अगले साल की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव के दौरान भारी हिंसा को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने राज्य में इस बार केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। वहीं टीएमसी विधायक तापस रॉय ने बीजेपी नेता के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए प्रशासन को आगाह किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश की। मैं आगे कुछ भी कहूं उससे पहले यह वीडियो देख लीजिए। घायल शख्स फर्श पर गिरा हुआ है। वह होश में तो है, लेकिन खुद को समेटकर उठाने की हिम्मत नहीं बची है। होंठ सूजे हुए हैं, शायद कटे हुए भी हैं। चेहरा खून से इस कदर सना हुआ है कि यह पहचानना भी मुश्किल है कि चोट कहां कहां लगी है। वहां पास मौजूद एक कुत्ता फर्श पर बिखरा हुआ खून चाट रहा है, लेकिन घायल युवक को स्ट्रेचर पर उठाने वाला भी वहां कोई मौजूद नहीं है। वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार यह तस्वीर कुशीनगर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है। अखिलेश तिवारी नाम के एक यूजर ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है, यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था फर्श पर पड़ी है। वीडियो कुशीनगर जिला अस्पताल का है, जहां सड़क एक्सीडेंट में घायल युवक इमरजेंसी वार्ड में तड़फड़ा रहा है, लेकिन कोई इलाज करने वाला नहीं है। घायल युवक का ब्लड कुत्ता चाट रहा है। सीएमएस प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं। वहीं पंखुड़ी पाठक नाम की एक अन्य यूजर लिखती हैं, बहुत ही पीड़ादायक दृश्य है। उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीरें तो हम रोज ही देखते हैं, लेकिन इस युवक के हाल ने विचलित कर दिया। योगी सरकार के मंत्री अस्पतालों के निरीक्षण के नाम पर पीआर स्टंट करते हैं, लेकिन वास्तविकता आपके सामने है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने लापरवाही बरतने के आरोप में 6 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। इसके अलावा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से भी जवाब तलब किया गया है। वहीं संयुक्त जिला अस्पताल के सीएमएस एसके वर्मा ने मामले को लेकर कहा, वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच करा रहा हूं कि किस समय घायल वहां पर पहुंचा था और ड्यूटी पर कौन तैनात था। इसके बाद जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यह वीडियो 1 नवंबर की है। घायल युवक का नाम बिट्टू है, जिसकी उम्र 25 साल बताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिट्टू सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद किसी तरह इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचा। तभी उसे चक्कर आया और वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। लगभग 1 घंटे तक बिट्टू फर्श पर पड़ा रहा, लेकिन उसे कोई देखने तक नहीं आया। बाद में कर्मचारी पहुंचे और कुत्ते को वहां से हटाकर घायल युवक को बेड पर शिफ्ट किया। इसलिए कहता हूं, आपके टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से चीजों को प्रसारित किया जाता है, उसे फिल्म की तरह मनोरंजन के लिए मत देखिए और ना ही ताली बजाकर मुस्कुराइए। हर खबर के बाद सवाल कीजिए कि कमी कहां रही। वो कौन है जो सिस्टम में रहकर पैसा तो उठा रहा है, लेकिन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तभी एक मजबूत भारत का निर्माण किया जा सकता है। खबर दिखाने के नाम पर सरकार की पीठ थपथपाना या सिस्टम की कमियों को छिपाना असल में देश विरोधी है, क्योंकि ऐसा कर एक कमजोर और झूठे समाज का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह का समाज हमें कभी भी मजबूत और ईमानदार नेतृत्व नहीं दे सकता।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ मसला क्या है कार्यक्रम में। तो देखते रहिए एडिटर जी हिंदी। नमस्कार।